स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और स्मॉल एसओपीज़ को फॉलो कर रहे होंगे आप। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 21, न्यूक्लियर फिज़िक्स। न्यूक्लियर फिज़िक्स के कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपके सामने मेंशन किए गए हैं, जिसमें हमने एटॉमिक न्यूक्लियस, आइसोटॉप्स, मास इफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी, रेडियो एक्टिविटी, हाफ लाइफ, इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर और मैनी मोर। हमने बहुत से पॉइंट्स आगे डिस्कस करने, जो वन बाय वन डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। एटम क्या होता है? द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। एटम कहा जाता है मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है जो कि खुद एग्जिस्ट कर सकता है, और कभी कहा जाता है कि नहीं भी कर सकता। तो बाज़ औक़ात आपके पास एक एटम अकेला एग्जिस्ट करता है, बाज़ औक़ात इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स एग्जिस्ट करता है। और जब आप एटम की डिटेल डिस्कशन करते हैं तो उसके अंदर आता है एक एटॉमिक न्यूक्लियस, और इसके इर्द गिर्द आप इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब जो एटॉमिक न्यूक्लियस होता है, एट द सेंटर ऑफ ईच एटम देयर इज़ अ इनफाइनाइट असेंबली स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे आपके पास एक सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपने याद रखने हैं वो है एटॉमिक नंबर। किसी भी एटम के अंदर जो आपके पास चार्ज नंबर होता है कि कितने उसके चार्ज हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस आप उसे जो है वो एटॉमिक नंबर कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर जो आपके पास मौजूद न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन का सम होता है, आप उसे एटॉमिक मास नंबर कहते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को आप अलग n से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे कैलकुलेट करने का फार्मूला है एटॉमिक मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर टोटल चार्ज ऑफ एन एटम। देखिए याद रखिएगा, जो Z होता है ये अभी मैंने ऊपर बताया कि प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है न्यूक्लियस में, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। अब आपको पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एक प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम चार्ज होता है। तो वो चार्ज आपके पास एक प्रोटॉन पे चार्ज, और जितने प्रोटॉन होंगे आप उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल चार्ज आ जाएगा ZE। अब यहाँ पे वो कहता है जी एटॉमिक सिंबल्स क्या हैं जी। एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर को आप X से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे एक टेबल बनाया गया है जिसमें आपको चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, प्रोटॉन का चार्ज, न्यूट्रॉन का चार्ज और मास के बारे में बताया गया है, जो आपने एज MCQs याद रखने हैं। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं कि द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, अभी हमने डिस्कस किया है। द मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस इज समटाइम्स मोर देन एंड समटाइम्स इक्वल टू द एटॉमिक नंबर, एंड द पार्टिकल which can be added to the nucleus of an atom without changing its chemical properties, वो न्यूट्रॉन होता है। जी आइसोटॉप्स की तरफ आते हैं जी। आइसोटॉप्स क्या होते हैं? आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर। आइसोटॉप्स हम उन्हें कहते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट होता है। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिफरेंट होती है। टेबल है, कुछ एग्जांपल्स याद करेंगे। आइसोबार्स, आइसोबार्स क्या होते हैं? ये आइसोबार्स का एटॉमिक मास नंबर, ऊपर एटॉमिक नंबर सेम था, अब एटॉमिक मास नंबर सेम है। अगर एटॉमिक मास नंबर सेम होगा तो आप उसे आइसोबार्स कहेंगे। अगर एटॉमिक, यहाँ पे आपके पास एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट है बट न्यूट्रॉन नंबर सेम है, तो आप उसे कहेंगे आइसोटॉन्स। एटॉमिक नंबर सेम आइसोटॉप्स, एटॉमिक मास नंबर सेम तो आइसोबार्स, न्यूट्रॉन्स नंबर सेम है तो आइसोटॉन्स। ठीक है। और जिनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे डिफरेंट आपके पास गिवन है जो आपने याद रखनी है। मास स्पेक्ट्रोग्राफी क्या होती है स्टूडेंट्स? ये आपने केमिस्ट्री में भी डिस्कस की हुई है, हमने चैप्टर नंबर 14-15 में भी डिस्कस की थी। चैप्टर 14 में हमने डिस्कस किया था कि जब आप डिफरेंट आइसोटॉप्स वाले एलिमेंट्स, जो डिफरेंट आइसोटॉप्स होते हैं किसी भी एलिमेंट के, जब आप उसे हीट करते हैं परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड, तो उनका एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट होने की वजह से अलग अलग रेडियस वाला एक सर्कल बनता है, जिससे हमें पता चल जाता है कितने आइसोटॉप्स वहाँ पे प्रेजेंट हैं। तो आपके पास जो ये प्रोसेस है जिसके अंदर आप क्या करते हैं, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड रखने के बाद आप चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर फेंकते हैं और वो एक सर्कुलर पाथ बनाता है। जितने सर्कुलर पाथ आप डिटेक्ट करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि इतने आइसोटोप उस एलिमेंट के एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिसका हमने एक्सप्रेशन किया भी था और हम दोबारा देख लेते हैं। जो रेडियस साइक्लोट्रॉन रेडियस है, इसका एक्सप्रेशन आप याद रखेंगे, √2Vm/b²e। यहाँ से अगर आप मैथ्स का रिलेशन देखें तो आर के साथ डायरेक्ट है। यहाँ पे आप आर को साइक्लोट्रॉन रेडियस भी कहते हैं कि उस सर्कल का रेडियस जो अलग अलग आइसोटॉप्स का बन रहा है। ठीक है। इसमें आपको फिर अब एक ग्राफिक
ग्राफिकल एनालिसिस शो होता है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम शो होता है जो आप डिटेक्ट करते हैं। उसके बाद कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मास नंबर आपके पास गिवन है, वो आपने याद रखने हैं। मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। अच्छा जी स्टूडेंट्स, आगे याद रखिएगा मास डिफेक्ट्स एंड बाइंडिंग एनर्जी क्या है। कहता है कि जब आप दो छोटे एलिमेंट्स को मिलाते हैं, जब आप क्या करते हैं कि एलिमेंट्स की बात करें या आप बात करते हैं न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, जब आप इन्हें मिलाते हैं, इनका मास और जो मास ऑफ न्यूक्लियस होता है क्या वो इक्वल होता है या नहीं होता। दोबारा सुने मैंने क्या कहा, मैंने कहा है कि मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स कहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम को। अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम करें और वो न्यूक्लियस के इक्वल हो तो आपके पास यहाँ पे मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी का कोई कॉन्सेप्ट ना होता। लेकिन स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास कंबाइन करते हैं और उधर से आप मास ऑफ न्यूक्लियस को ऑब्जर्व करते हैं तो वो सेम नहीं आता। यहाँ पे हम देखते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन द मास ऑफ न्यूक्लियस एंड द सम ऑफ मैसेज ऑफ द न्यूक्लियंस। मतलब ये है कि जो आप प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सम करते हैं वो न्यूक्लियस के मास के इक्वल नहीं आता। बाकी जो मास कम या ज़्यादा हो जाता है वो कहाँ जाता है, न्यूक्लियंस का मास ज़्यादा होता है, मास ऑफ न्यूक्लियस कम होता है, तो कहाँ जाता है। याद रखिएगा प्रोटॉन न्यूट्रॉन को जब आप बाइंड करते हैं, न्यूक्लियस बनाते हैं, तो कुछ एनर्जी उनको बाइंड करने में लग जाती है। और हमें पता है कि मास इज़ इक्वलेंट टू एनर्जी है, इज़ इक्वल टू mc² फार्मूला से, कि अगर आप एनर्जी के थ्रू किसी भी ऑब्जेक्ट को जोड़े रखते हैं या आप एनर्जी देते हैं तो वो एनर्जी मास की सूरत में स्टोर हो जाती है। अब ये है कि न्यूक्लियॉन्स में जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आप इकट्ठा करते हैं, बाइंड करके रखते हैं, कुछ एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी में लग जाती है जिसकी वजह से मास कम ज़्यादा हो जाता है। तो याद रखिएगा कि जो आपके पास मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स होता है वो ज़्यादा होता है और मास ऑफ न्यूक्लियस वो कम होता है। मास ऑफ न्यूक्लियस कम क्यों होता है, क्योंकि कुछ हिस्सा मास का बाइंडिंग एनर्जी में लग जाता है जो न्यूक्लियॉन्स को जोड़े रखता है। तो यहाँ पे जो चेंज इन मास लिखा हुआ है वो सम ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स से माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस है। मतलब यह है कि मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स ज़्यादा है, मास ऑफ न्यूक्लियस कम होता है, और जो डिफरेंस आता है वो डेल्टा एम के इक्वल है। एक्चुअली ये जो डेल्टा एम है जिसे आप मास डिफेक्ट का नाम देते हैं, जो कि बाइंडिंग एनर्जी के तौर पे याद रखेंगे। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, एनर्जी रिलीज्ड व्हेन द न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड बाय इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ न्यूक्लियस इनटू इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स। कहता है कि अब जब न्यूक्लियॉन्स मिलते हैं और एक न्यूक्लियस बनाते हैं, एनर्जी लगती है और वो मास की सूरत में स्टोर हो जाती है। तो ऐसा है कि जब आप न्यूक्लियस को तोड़ते हैं, दोबारा से न्यूक्लियस बनाते हैं, अलग अलग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को करते हैं, तब वो एनर्जी दोबारा से रिलीज़ हो जाती है। मीन्स टू से डैट कि टोटल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होल्ड भी करता है। और यहाँ पे जो एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी है उसका फार्मूला आप याद रखेंगे, डेल्टा एम सी स्क्वायर। अब यहाँ पे डेल्टा एम का मतलब है वो चेंज इन मास जो आपने ऊपर मास डिफेक्ट डिस्कस किया, जो मास कहीं गुम गया था। आम अल्फाज में अगर आप कहें कि जब आप मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आपस में मिलाते हैं, कुछ मास कहीं गायब हो जाता है और मास ऑफ न्यूक्लियस कम होता है। और जो गायब हो जाना आम अल्फाज में कहते हैं उसे मास डिफेक्ट कहते हैं, जो बाइंडिंग एनर्जी की सूरत में स्टोर होता है। तो वहाँ से आप फिर बाइंडिंग एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ वैल्यूज़ आप यहाँ बाइंडिंग एनर्जी की याद रखेंगे, और सबसे ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी ये आयरन के लिए होती है। मतलब कि आयरन के जो न्यूक्लियस होता है उसे तोड़ने में हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है। उस सारे एलिमेंट्स के लिहाज से ग्राफिकल एनालिसिस शो किया गया है आपकी स्क्रीन पे, आपने वो याद रखना है।